प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के दास्ता सिद्धांत की आलोचना, लेक्चर नंबर 64। बेटा, जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के दास्ता सिद्धांत की आलोचना। हमने आपको अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत बेहतर तरीके से समझा दिया है। आज हम अरस्तु के दास्ता सिद्धांत की आलोचना करेंगे। बेटा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अरस्तु ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं, अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है, तो जितने भी सिद्धांत दिए उन सभी सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा आलोचना का पात्र जिस सिद्धांत को बनाया जाता है वो दास्ता का सिद्धांत है। अरस्तु ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उन सभी सिद्धांतों में अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत ही त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। क्यों? क्योंकि अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिक ने भी, अरस्तु जैसा विचारक जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, उसके द्वारा भी दास्ता का समर्थन करना एक प्रकार से मैं कहूँगा कि तर्कसंगत, उचित नहीं है। अब दास्ता के सिद्धांत की हम आलोचना आपको बताएं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसके आधार पर हम ये तहरे की तहरी आलोचनाएं आपको समझाएंगे। क्या है वो बात? वो बात ये है कि दास्ता के सिद्धांत की आलोचना हम शुरू करें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अरस्तु ने दास कहा किसको है। बेटा, जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे अच्छे से तब तक आलोचना भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दास किसको कहा है, दास्ता के कितने प्रकार बताए हैं, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आलोचना भी नहीं समझ पाएंगे। बेटा, अरस्तु ने कहा है कि जो स्वभावतः अपना नहीं लेकिन दूसरों का है, दास है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में साफ लिखा है कि जो स्वभाव से अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। दूसरों का किसका होगा? स्वामी का। मतलब जो व्यक्ति, जो मनुष्य स्वभाव से अपना नहीं है बल्कि अपने स्वामी का है, अपने मालिक का है, वो दास है। सीधा सा अर्थ है इसका। एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरा अर्थ हो रहा है इसका, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह व्यक्ति है जिसका अपना मस्तिष्क नहीं है, जिसका अपना व्यक्तित्व नहीं है। मतलब दास वह व्यक्ति है जिसका अपना ना तो मस्तिष्क है और ना अपना व्यक्तित्व है, जिसकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, जो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अपना काम नहीं करता है बल्कि सामने वाले के विवेक से काम करता है। तो सीधा सा अभिप्राय यहाँ ये होगा कि वह व्यक्ति दास है जिसका अपना मस्तिष्क नहीं है, जिसका अपना विवेक नहीं है, जिसका अपना व्यक्तित्व नहीं है, जो स्वभाव से अपना नहीं है बल्कि अपने स्वामी का है। यस, तो ये अर्थ पहले आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम इसकी आलोचना पर जाएं, उससे पहले ध्यान रखेंगे कि अरस्तु ने दास्ता के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? स्वाभाविक दास और वैधानिक दास। स्वाभाविक दास कौन होते हैं? जो जन्म से ही मंदबुद्धि के होते हैं, अयोग्य होते हैं, अकुशल होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो जन्म से ही अयोग्य लिखे आप, अयोग्य, मूर्ख, मंदबुद्धि के होते हैं, अकुशल होते हैं, वो स्वाभाविक दास होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको युद्ध में पराजित कर बंदी बना करके दास बनाया जाता है, वो वैधानिक दास कहलाते हैं। बाकी मैंने अरस्तु की दास्ता के प्रकार के अंतर्गत ये अच्छे से समझा दिया है, यहाँ पर इसकी लंबी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि भी दास कौन होता है और दास्ता के कितने प्रकार बताए अरस्तु ने, ये मैंने आपको बता दिया। अब दास्ता के सिद्धांत की आलोचना करेंगे। आलोचना हम करें, इसके अंतर्गत आप मेरे साथ नोट करते जाएंगे। अरस्तु के जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे क्रांति का सिद्धांत है, नागरिकता का सिद्धांत है, संविधान के वर्गीकरण का सिद्धांत है, संविधान में चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत है, दुनिया भर के सिद्धांत दिए हैं अरस्तु ने। उन सभी सिद्धांतों में अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो सबसे ज़्यादा त्याज्य है, सबसे ज़्यादा त्याज्य है। इसको त्याग देना चाहिए। दूसरा, अरस्तु के सभी सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा
जो आलोचना की गई है, कटु आलोचना की गई है, वो दास्ता के सिद्धांत की गई है। नेक्स्ट, अरस्तु का जो दास्ता का सिद्धांत है, दास्ता के सिद्धांत का जब इन्होंने समर्थन किया है, दास्ता का समर्थन किया है, तो अरस्तु एक दार्शनिक वैज्ञानिक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। नोट करेंगे, अरस्तु एक दार्शनिक वैज्ञानिक की तरह व्यवहार नहीं करता है, बल्कि अरस्तु एक यूनानी की तरह व्यवहार कर रहा है। यूनानी की तरह क्यों? क्योंकि अरस्तु ने साफ कह दिया कि यूनानियों का जन्म स्वामी बनने के लिए हुआ है, दास बनने के लिए नहीं हुआ है। यूनानी अगर युद्ध में पराजित भी हो जाते हैं तो भी उनको दास नहीं बनाया जा सकता। आप देखिएगा कितना जातीय अहंकार है, और एक वैज्ञानिक के अंतर्गत जातीय अहंकार शोभायमान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अरस्तु ने जो दास्ता के सिद्धांत का समर्थन किया है, यह सिद्धांत अमानवीय, संकीर्ण, क्रूर है। मतलब दास्ता का सिद्धांत अर्थात अरस्तु ने जो दास्ता का समर्थन किया है, ये अमानवीय है, संकीर्ण है, क्रूर है, और दास्ता का सिद्धांत न वैज्ञानिक है, न ही जो है परोपकारी है, न कल्याणकारी है, न तर्कसंगत है। नोट करेंगे, अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत न वैज्ञानिक है, न परोपकारी है, न कल्याणकारी है, और न ही तर्कसंगत है। समझ गए? इसके बाद में जो अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत है, अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत वर्तमान कालीन लोकतंत्रीय सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है। वर्तमान काल में लोकतंत्र के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता का आता है। तो वर्तमान कालीन लोकतंत्र के स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के भी प्रतिकूल है दास्ता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि दास्ता के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी और दास के बारे में कहा गया है कि स्वामी बुद्धिमान होते हैं, दास जो है बुद्धिहीन होते हैं, और इसी के साथ में किसी भी रूप में यहाँ स्वतंत्रता को स्थान नहीं दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि अरस्तु ने जब दास्ता के सिद्धांत का समर्थन किया, तो ये दास्ता का सिद्धांत आधुनिक समय में, वर्तमान काल में, समकालीन समय में लोकतंत्र सिद्धांत के जो आधार स्तंभ है स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता की प्रतिकूल है ये दास्ता का सिद्धांत। ठीक है बेटा, अब हम इसकी आलोचना की चर्चा करते हैं 13 बिंदुओं के माध्यम से। तो आप नोट करेंगे, नोट करो मेरे साथ। अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत की आलोचना को निम्न बिंदुओं या तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, या निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं निम्न शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें हम आपको 13 बिंदु बताएंगे। इन 13 बिंदुओं के आधार पर अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत की आलोचना को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिर भले स्नातक स्तर की परीक्षा में पूछा जाए, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में पूछा जाए, या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है। जब ये 13 के 13 बिंदु आप समझ जाएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है, बशर्ते कि आलोचना के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए। नंबर 1, यस, आलोचकों ने कहा है कि भी अरस्तु ने दास्ता के बारे में कहा कि दास्ता स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। मतलब ये कहते हैं कि भाई जन्म से ही कुछ व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं, अकुशल होते हैं, अयोग्य होते हैं, तो दास बनने के योग्य हैं। इसका मतलब दास प्रथा को अरस्तु ने प्राकृतिक बताया है, जबकि आलोचक कहते हैं कि दास प्रथा अप्राकृतिक है। दास प्रथा अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के पास ऐसा कोई सांचा नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि ये स्वामी बनने योग्य हैं, ये दास बनने योग्य हैं। दास्ता प्राकृतिक है ही नहीं। तो आलोचक कहते हैं कि दास प्रथा अप्राकृतिक है। दूसरी आलोचना है मानव समूह का विभाजन संभव नहीं। डेफिनेटली आलोचकों ने कहा है कि भी अरस्तु ने मानव समूह का विभाजन किया है, किसमें? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग में स्वामी आते हैं जो कि गुणी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं, कुशल होते हैं। निम्न वर्ग में दास आते हैं जो कि मंदबुद्धि के होते हैं, अकुशल होते हैं, अयोग्य होते हैं, मूर्ख होते हैं। अब आलोचक कहते हैं कि मानव समूह का विभाजन संभव ही नहीं है। मानव समूह का विभाजन उच्च वर्ग निम्न वर्ग में, स्वामी या दास में, स्वामी उच्च वर्ग, दास निम्न वर्ग।
तो स्वामी या दास में उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में विभाजन संभव है ही नहीं। अब आलोचक है कि आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य है, ये व्यक्ति दास बनने के योग्य है। आपके पास ऐसा कौन सा मापदंड है, आपके पास ऐसी कौन सी कसौटी है जिसके आधार पर आप ये बंटवारा कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में ईश्वर ने ऐसी कौन सी कसौटी दी है, ऐसा कौन सा मापदंड दिया है जिसके आधार पर इनका बंटवारा किया जाए कि ये स्वामी बनने योग्य हैं और ये जो है दास बनने के योग्य हैं। तो आलोचकों का कहना है कि मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है, जबकि अरस्तु ने मानव समूह का विभाजन किया कि ये स्वामी बनने के योग्य हैं और ये जो है दास बनने के योग्य, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, तो ये संभव ही नहीं है। तीसरी आलोचना है विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं है। आलोचकों का कहना है कि भाई अरस्तु ने जो मानव समूह का विभाजन किया है स्वामी दास में या उच्च वर्ग निम्न वर्ग में, स्वामी मतलब उच्च वर्ग, दास मतलब निम्न वर्ग, तो स्वामी और दास में जो विभाजन किया है उस विभाजन का सर्वमान्य मापदंड ही नहीं है। आलोचक कह रहे हैं कि भाई स्वामी और दास में विभाजन का बंटवारे का या उच्च वर्ग निम्न वर्ग में विभाजन का बंटवारे का जो है कोई सर्वमान्य मापदंड ही नहीं, किस आधार पर आप इसका बंटवारा करेंगे? आलोचक कहते हैं कि अरस्तु ने ऐसा कोई यंत्र ही नहीं बताया है या ईश्वर ने ऐसा कोई यंत्र दिया है जिसके आधार पर हम बंटवारा कर सके कि स्वामी बनने योग्य हैं और ये दास बनने योग्य हैं। मतलब ऐसा कोई यंत्र है नहीं जिसके आधार पर इनका बंटवारा किया जा सके। तो सर्वमान्य मापदंड नहीं है। आलोचकों को कहना है कि कोई सर्वमान्य मापदंड ही नहीं है जिसके आधार पर स्वामी और दास का जो है बंटवारा किया जाए, विभाजन किया जाए। नेक्स्ट चौथी आलोचना विरोधाभास से परिपूर्ण। बेटा चौथी आलोचना विरोधाभास से परिपूर्ण धारणा। यहाँ थोड़ा ध्यान दें बेटा, आप जब पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन करते हैं या भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन करते हैं तो बेटा किसी भी विचारक के विचार का अध्ययन करते हैं, किसी विचारक के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो सब विचारकों के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है, अंतर विरोध पाया जाता है। विरोधाभास का मतलब क्या है? एक तरफ कुछ कहा जाता है, दूसरी तरफ कुछ कहा जाता है, मतलब दो तरफा बात की जाती है। तो ये बात प्लेटो ने भी की है, अरस्तु भी कर रहा है, एक्विनास भी करेगा, मैकियावेली करेगा, हॉब्स, लोक, रूसो भी करेगा, मैं भी करता हूँ और आप भी करते हैं दो तरफा बात। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये विरोधाभास है। तो अरस्तु ने ऐसा क्या कहा? आलोचक बता रहे हैं विरोधाभास से परिपूर्ण है। तो अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन, राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है, लेकिन कुछ लोगों को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति से वंचित कर देता है अरस्तु, दास को श्रेष्ठ जीवन से वंचित कर देता है? तो ये विरोधाभास है। एक तरफ राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है और दूसरी तरफ दास को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति से वंचित कर रहा है अरस्तु, दो तरफा बात हो गई। एक उदाहरण और लेंगे, एक उदाहरण तो ये हो गया दो तरफा बात, एक दो तरफा बात ये होगी क्या? एक तरफ तो अरस्तु कह रहा है कि दासता प्राकृतिक है, कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही दास होते हैं, कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही अपने नहीं बल्कि दूसरों के होते हुए दास होते हैं, तो कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही दास होते हैं, स्वभाव से ही मंदबुद्धि के होते हैं। तो अरस्तु ने दासता प्राकृतिक बताया, लेकिन जरा देखिएगा दूसरी तरफ अरस्तु ये भी तो कह रहा है कि जब दास काम करते करते अच्छा काम करने लग जाता है तो फिर जो है स्वामी का कर्तव्य है कि दास को मुक्त कर दे, दासता से मुक्ति प्रदान करे। जब दासता प्राकृतिक है तो फिर उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? जबकि अरस्तु यहाँ कह रहा है कि स्वामी का कर्तव्य है कि दास अच्छा काम करता है तो उसके बाद में अंत समय में उसको दासता से मुक्ति प्रदान की जाए। ये दो तरफा बात होगी, एक तरफ दासता प्राकृतिक है, दूसरी तरफ दास को मुक्त भी किया जा सकता है, तो ये भी दो तरफा बात है, ये भी दो तरफा बात है। तो ये आलोचक कह रहे कि भी जो है अरस्तु के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है। पांचवा है जातीय अहंकार का प्रतीक। सबसे ज़्यादा आलोचना है ये अरस्तु के दासता के सिद्धांत की, जातीय अहंकार का प्रतीक या जातीय अहंकार से परिपूर्ण धारणा। जातीय अहंकार का प्रतीक, अरस्तु का दासता का सिद्धांत जातीय अहंकार का प्रतीक है। अरस्तु ने जातीय अहंकार का जो अभिमान प्रकट किया है वो सत्य है। अरस्तु जब ये कहते हैं कि यूनानियों को कभी दास नहीं बनाया जा सकता, यूनानी यदि युद्ध में भी हार जाएं तो भी उनको दास नहीं बनाया जा सकता। अरस्तु कहते हैं कि यूनानियों का जन्म ही स्वामी बनने के लिए हुआ है,
यूनानी जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं। बाकी अन्य बर्बर जातियों का जन्म दास बनने के लिए है। तो ये जातीय अहंकार का प्रतीक है, ये नस्लवाद का प्रतीक है, जो कि एक वैज्ञानिक विचारक के लिए उचित नहीं है, शोभायमान नहीं है। अरस्तु जैसे महान वैज्ञानिक, अरस्तु जैसा महान दार्शनिक, अरस्तु जैसा महान बुद्धिमान व्यक्ति भी दासता का समर्थन कर रहा है, और दासता का समर्थन करते हुए ये कह रहा है कि यूनानी को दास नहीं बना जा सकता। इसका मतलब यूनानी जाति का अरस्तु को अभिमान था, गौरव था, अहंकार था, जो कि श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है, ये आलोचक कह रहे हैं। तो नोट करेंगे, जाति अहंकार का प्रतीक। एक विद्वान है थियोडोर गोम्पर्ज, नोट करो बेटा, ये थियोडोर गोम्पर्ज के कह रहे हैं कि जातीय अहंकार को यहाँ दासता की पुष्टि के लिए अपनाया गया है। मतलब दासता की पुष्टि के लिए जातीय अहंकार को अपनाया गया है। अरस्तु कहते हैं कि यूनानियों को कभी दास नहीं बनाया जा सकता है, यूनानी युद्ध में भी हार जाए तो उनको दास नहीं बनाया जा सकता है, यूनानी का जन्म ही स्वामी बनने के लिए हुआ है। जबकि अन्य जातियाँ, बर्बर जातियाँ हैं, वो उनका जन्म दास बनने के लिए हुआ है। अरस्तु कह रहे हैं विदेशियों को यूनानियों की परिचर्या करने दो, वे दास हैं, हम स्वतंत्र हैं। अब देखो अरस्तु क्या करें, विदेशियों को यूनानियों की परिचर्या करने दो, वे दास हैं, हम स्वतंत्र हैं। मतलब अरस्तु कह रहे हैं कि यूनानियों का जन्म ही स्वतंत्र रूप में हुआ है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए बने हैं, यूनानी दास बनने के लिए नहीं आए हैं। अब देखिएगा जातीय अहंकार का प्रतीक, बार 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 यूनानी की बात करें, हम यूनानी, हम यूनानी, हम यूनानी बुद्धिमान हैं, हम यूनानी स्वामी बनने के लिए जन्म लेते हैं, हम यूनानी दास बनने के लिए जन्म नहीं लेते, हम यूनानी बुद्धिमान हैं, हम यूनानी, हम यूनानी, हम यूनानी। मतलब यहाँ पर जातीय अहंकार का प्रतीक है इनका एक एक सेंटेंस। छठा है, छठी आलोचना, स्वदेशीयता सिद्धांत के प्रतिकूल। अरस्तु ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की उपलब्धि के लिए होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, तो ये स्वदेशीयता का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर जो अरस्तु का दासता का सिद्धांत है, वो स्वदेशीयता सिद्धांत के प्रतिकूल है। क्यों है प्रतिकूल? क्योंकि स्वदेशीयता सिद्धांत के आधार पर दासता प्राकृतिक नहीं मानी जा सकती, या दासता प्राकृतिक नहीं माना जा सकता, या दासता का सिद्धांत प्राकृतिक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की उपलब्धि के लिए होता है। तो इसका मतलब दास भी तो एक व्यक्ति है, और इसका जो है जीवन है वो भी किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की उपलब्धि के लिए ही तो होता है। अगर इसके लिए होता है तो फिर दासता प्राकृतिक कैसे है? अगर दासता प्राकृतिक है तो इसका मतलब यह है कि उसका जो है लक्ष्य, उसका उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति कैसे हो सकता है फिर? क्योंकि वो तो मंद बुद्धि का है और हमेशा मंद बुद्धि का रहेगा। तो फिर ये अरस्तु का दासता का सिद्धांत स्वदेशीयता सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाता है। ये आलोचकों ने कहा है कि भाई या तो स्वदेशीयता के सिद्धांत को मान लो आप, या फिर आप ये स्वदेशीयता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो फिर प्राकृतिक दासता के सिद्धांत को मान सकते हैं कि दास प्राकृतिक है, दासता प्राकृतिक है। लेकिन स्वदेशीयता के सिद्धांत को मान रहे हैं तो फिर आपको दासता के बारे में कहना पड़ेगा कि दासता प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। लेकिन अरस्तु तो कह रहा है कि दासता प्राकृतिक है, और दूसरी तरफ अरस्तु स्वदेशीयता के सिद्धांत को अपना रहा है, तो दोनों बातें एक साथ समायोजित नहीं हो सकती हैं। आलोचक कह रहे हैं ये बात। सातवां है अव्यवहारिक। अरस्तु का जो दासता का सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है, अर्थात अरस्तु का जो दासता का सिद्धांत है वो व्यवहार में लागू नहीं हो सकता। क्योंकि अरस्तु ने जो स्वामी और दास की बात बताई है कि जो स्वामी होते हैं वो गुणी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं, कुशल होते हैं, जबकि दास होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, अयोग्य होते हैं, अकुशल होते हैं। तो यहाँ मूल बात आ रही है कि दास और स्वामी के चयन की सफल विधि नहीं दे सका। मतलब आलोचक कह रहे हैं कि भाई अरस्तु ने स्वामी और दास के चयन की, सिलेक्शन की सफल विधि नहीं दी है, कि भाई ऐसी कौन सी विधि अरस्तु दे जिसके आधार पर ये कहा जाए कि भाई ये मापदंड पर खरा उतरेगा तो ये स्वामी होगा, और ये नहीं होंगे तो ये दास होगा। तो ऐसी वास्तविक रूप में कोई सफल विधि अरस्तु नहीं दे सका। इस आधार पर भी जो है आलोचकों ने आलोचना की है कि व्यवहार में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भाई किन को स्वामी माना जाए, किन को दास माना जाए, इसके बारे में अरस्तु ने कोई सफल विधि नहीं दी है। अतः आलोचकों ने कहा है कि अरस्तु का दासता का सिद्धांत व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए अरस्तु का दासता का सिद्धांत अव्यवहारिक है। यस, 7 आलोचना कंप्लीट। 8वीं आलोचना लिखेंगे, अवकाश का बहाना न्याय संगत नहीं। अरस्तु ने कहा है कि जो दास हैं
दास्ता का समर्थन इस आधार पर किया है कि भाई स्वामी हैं, स्वामी सार्वजनिक कार्य अच्छे से कर सकें, अच्छे निर्णय ले सकें नगर राज्य के लिए, आज के संदर्भ में राष्ट्र राज्य के लिए अच्छे निर्णय ले सकें। तो ये अच्छे निर्णय तभी लेंगे जबकि इनके घरेलू कार्यों को करने के लिए दास हों। अरस्तु कह रहे हैं अब घरेलू कार्यों को करने के लिए दास हों, जिससे कि स्वामियों को अवकाश मिले, समय मिले। अब इस समय का सदुपयोग सार्वजनिक जीवन के लिए अच्छे निर्णय लेने में करें। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्या स्वामी हमेशा ही सार्वजनिक जीवन के लिए निर्णय लेते रहेंगे? और यह भी तो हो सकता है कि स्वामी के घरेलू कार्यों को करने के लिए दास हों, लेकिन वो उस समय का उपयोग सार्वजनिक जीवन के लिए ना कर करके ऐसो आराम का जीवन जीने में भी तो व्यतीत कर सकते हो। ऐसा होता भी है। दूसरी तरफ क्या ऐसो आराम का जीवन जीने का अधिकार केवल स्वामी को ही है, दासों को नहीं है? दासों को भी तो ऐसो आराम का जीवन जीने का मौका देना चाहिए। तो इस आधार पर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की कि कुछ जरूरी नहीं है कि स्वामी के पास दास हो तो ही वो अच्छा निर्णय ले पाएंगे। हो सकता है जो समय उनको प्राप्त हो रहा है उस समय का प्रयोग वो वास्तविक रूप में ऐसो आराम का जीवन जीने में लगा दें, ऐसो आराम का जीवन जीने में व्यतीत करें उस समय को। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो समय स्वामी को दिया जा रहा है, घरेलू कार्य करने से जो मुक्ति दी जा रही है स्वामियों को, तो उस समय का ये सदुपयोग करें। ये कोई जरूरी नहीं है, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अवकाश का बहाना न्याय संगत नहीं है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई स्वामियों का अवकाश तभी मिलेगा जबकि दास उनके घरेलू कार्यों को करेंगे। स्वयं स्वामी भी अपने घरेलू कार्यों को कर सकते हैं, उसके बाद में उनके पास काफ़ी समय रहता है, उसमें भी ये जो है सार्वजनिक जीवन के लिए चिंतन मनन कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं आज के दौर में भी बहुत ऐसे राजनेता हैं जिनके पास वास्तविक रूप में नौकर नहीं होते, वो बहुत अच्छे डिसीजन भी लेते हैं। 9वां है अलोकतांत्रिक सिद्धांत। यस, आलोचकों ने कहा है कि अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत एक लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है बल्कि अलोकतांत्रिक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के आधार स्तंभ दो होते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता और समानता। और अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को स्थान नहीं दिया गया। अतः अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। स्वतंत्रता और समानता के विपरीत है। अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता के विपरीत है, क्योंकि अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी रूप में दासों को स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है और ना ही जो है किसी भी रूप में समानता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता और समानता के विपरीत है अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। नोट करेंगे, स्वतंत्रता समानता के विपरीत है अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। 10वां है अतार्किक सिद्धांत। अतार्किक, आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत तार्किक नहीं है बल्कि ये अतार्किक सिद्धांत है, तर्क संगत नहीं है। अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत तर्क संगत क्यों नहीं है, समझें। क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वामी और दास में मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जरा देखिएगा बेटा, एक तरफ स्वामी जिसके अंतर्गत सारे गुण मौजूद होंगे, जबकि दास जिसके अंतर्गत अवगुण भरे पड़े हैं। एक तरफ स्वामी जो कि आर्थिक दृष्टि से भी सुदृढ़ स्थिति का होगा, दूसरी तरफ दास जिसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर होगी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी। तो समझ में नहीं आ रहा है, दोनों का स्तर अलग अलग है। तो इन दोनों स्तर के जो लोग हैं, स्वामी और दास, इन दोनों का स्तर अलग अलग है। तो इन दोनों में मित्रता कैसे संभव हो सकती है? जबकि अरस्तु कहते हैं कि इन दोनों में मित्रता होनी चाहिए, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि भाई दोनों में मित्रता असंभव है। स्वामी और दास में मित्रता हो ही नहीं सकती, दोनों का जीवन स्तर ही अलग है, तो मित्रता कैसे हो सकती है? जबकि अरस्तु कहते हैं कि दोनों में मित्र व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। और ये बात सत्य भी है। 10वां है, 11वां है अवैज्ञानिक सिद्धांत। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का जो दास्ता का सिद्धांत है वह अवैज्ञानिक सिद्धांत है। अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो अरस्तु ने कहा है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मूढ़ होते हैं, मंदबुद्धि के होते हैं, मूर्ख होते हैं। जैसा मैंने लिखा है, जन्म से कुछ व्यक्ति मूढ़ होते हैं, जन्म से कुछ व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं, जिनको कि जो है अरस्तु ने दास कहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब अरस्तु कह रहे हैं कि जन्म से कुछ व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं, मूढ़ होते हैं, बात ठीक है, लेकिन जन्म से कुछ व्यक्ति मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, मंदबुद्धि के हैं, अयोग्य हैं, अकुशल हैं, तो उनको बेटा
अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छा माहौल, उचित वातावरण, अच्छी शिक्षा दी जाए तो क्या मंदबुद्धि का बच्चा बुद्धिमान नहीं हो सकता? यस, बुद्धिमान हो सकता है। इसलिए अरस्तु का जो दास्ता का सिद्धांत है वह अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता कि जन्म से कुछ व्यक्ति मंदबुद्धि को होते हैं तो हमेशा मंदबुद्धि बने रहेंगे। नहीं, मंदबुद्धि का बच्चा है, कोई बात नहीं, उसको अच्छी शिक्षा दो, अच्छा वातावरण दो, अच्छा माहौल दो, तो डेफिनेटली वो बुद्धिमान भी हो सकता है। और आज के दौर में आप देख भी सकते हैं, हो भी रहा है ऐसा। मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, समझेंगे थोड़ा। ये 11वां आलोचना कंप्लीट होगी, 12वीं बताएंगे हम आपको, लेकिन इसी संदर्भ में एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही राजनीति विज्ञान के हम काफ़ी लेक्चरर बैठे हुए थे, तो चर्चा चल गई थी कि भाई समझ में ये नहीं आ रहा कि जब समानता असमानता की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि भाई सरकार क्या करेगी। कुछ जगहें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रकृति का रोल होता है, भगवान का रोल होता है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? वो असमानता रहेगी रहेगी। तो हमने पूछा कि वो कौन सी बात है? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, मान लीजिएगा एक व्यक्ति का जन्म, एक बच्चे का जन्म बिल्कुल गोरा कलर का होता है, गोरा होता है, भूरा होता है, सुंदर होता है। दूसरा बच्चा ऐसा होता है जो कि काला, बिल्कुल काला होता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति का रोल है, ईश्वर का रोल है। एक गोरा बच्चा है, एक काला बच्चा है, तो अब सरकार इसमें क्या करेगी? क्या काले व्यक्ति को, काले बच्चे को गोरा कर दे सरकार? हाँ, बात तो सही है कि एक बच्चा गोरा है, एक काला है, तो अब इसमें सरकार क्या कर सकते हैं? लेकिन हमने इसमें तर्क दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में सरकार चाहे तो अपनी भूमिका अदा कर सकती है। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी? तो हमने कहा सरकार यहाँ ये कहेगी, क्या करेगी कि जो काले बच्चे हैं उनके लिए सरकार ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था करे और इन बच्चों को ब्यूटी पार्लर में भेजा जाए, वहाँ पर इनके अच्छे से मसाज की जाए, तो धीरे धीरे इनके कलर में परिवर्तन आएगा। तो सरकार तो कहाँ अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकती, सब जगह अदा कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। 12वां है अमनोवैज्ञानिक। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि दास को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, जो कि गलत है। मतलब अरस्तु ने अपने दास्ता के सिद्धांत में कहा कि दास को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, स्वामी का आदेशों का पूर्ण समर्पण से पालन करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए। ये जो दास है स्वामी के व्यक्तित्व में लीन हो जाना चाहिए, दास को स्वामी के व्यक्तित्व में मिल जाना चाहिए। ये अरस्तु कहते हैं कि गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, गलत है। क्यों? क्योंकि दास शारीरिक समर्पण तो कर सकता है लेकिन मानसिक समर्पण नहीं कर सकता। मतलब जो ये दास है ये स्वामी के लिए शरीर का समर्पण तो कर सकता है लेकिन मानसिक समर्पण कैसे किया जाएगा? अरे भाई एक बात बताओ, हम कहीं पर काम कर रहे हैं, मान लीजिएगा मेरे विद्यार्थी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी निजी महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पर ठीक है डायरेक्टर के द्वारा बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि जैसे ही वो उनके सामने आएगा तो उसका सम्मान करेंगे, खड़े भी हो जाएंगे, जो वो आदेश देगा उस बात को मानेंगे। लेकिन मानसिक समर्पण कभी नहीं हो सकता है। मानसिक समर्पण तभी होगा जबकि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसलिए दास शारीरिक समर्पण तो कर सकता है लेकिन मानसिक समर्पण नहीं कर सकता है कभी भी। इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक सिद्ध, कभी भी समर्पण हो ही नहीं सकता मानसिक रूप में। तो और 13वां आलोचना है अनुदारवादी धारणा। यस, अरस्तु की दास्ता के सिद्धांत की जो अंतिम आलोचना है वह है अनुदारवादी धारणा। मतलब जो दास्ता का सिद्धांत है एक अनुदारवादी धारणा है। क्यों अनुदारवादी धारणा है? क्योंकि वास्तविक रूप में दास में सीमित बुद्धि, अरस्तु ने कहा कि दास में सीमित बुद्धि है, जो कि गलत है। क्योंकि जब सभी जगह इन्होंने ये कहा है कि भाई दास यदि अच्छा काम करेगा तो स्वामी उसको मुक्त कर देगा। स्वामी को जब लगे कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु से पहले दास को मुक्ति प्रदान करे। तो यहाँ पर आलोचकों ने कहा है तो फिर अरस्तु ने ये बात क्यों नहीं कही कि दास वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्राकृतिक नहीं हो सकते? क्यों? अरे भाई, बुद्धिमान पिता होता है उसकी बुद्धिहीन संतान हो जाती है, बुद्धिहीन पिता होता है
उसकी बुद्धिमान संतान हो जाती है। तो स्वामी का बेटा स्वामी ही बने, स्वामी का बेटा गुणवान ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और दास का बेटा दास ही बने, दास का बेटा मंदबुद्धि का ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जबकि अरस्तु इस बात को मानकर चल रहा है, इसलिए अरस्तु के विचार जो हो यहाँ पर अनुदारवादी है, उदारवादी नहीं है। उदारवाद के अंतर्गत तो क्या होता है कि थोड़ा स्वतंत्रता की गुंजाइश होती है, शिथिलता की गुंजाइश होती है, लेकिन अरस्तु यहाँ पर शिथिलता की गुंजाइश नहीं दे रहा है कि भाई वास्तविक रूप में जो दास होता है वो मंदबुद्धि का होता है, अयोग्य होता है, अकुशल होता है। लेकिन इसमें सत्यता का अंश बहुत कम है कि भाई वास्तविक रूप में जन्म के साथ ही बच्चा जो है मंदबुद्धि का, अयोग्य, अकुशल होता है। नहीं, उसको अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छा माहौल मिल जाए तो डेफिनेटली मंदबुद्धि का बच्चा भी बुद्धिमान हो सकता है। तो अरस्तु के दासता के सिद्धांत की अंतिम आलोचना है अनुदारवादी धारणा। अब निष्कर्ष निकालेंगे। अरस्तु के दासता के सिद्धांत की 13 आलोचना के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष में बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करेंगे आप। दासता पर अरस्तु के विचार अवैज्ञानिक, असंगत, अग्राह्य और मानवता विरोधी है। मतलब वास्तव में अरस्तु ने दासता के ऊपर जो विचार दिए हैं, वैसे देखा जाए तो अरस्तु की जो रचना पॉलिटिक्स है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है, पिता भी माना जाता है। लेकिन दासता के ऊपर अरस्तु ने जो अपने विचार दिए, दासता का जो समर्थन किया, ये उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। दासता पर अरस्तु के विचार अवैज्ञानिक हैं, असंगत हैं, अग्राह्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है और मानवता के विरोधी हैं। ठीक है, जैसा कि मैक्सी ने कहा है कि दास प्रथा के वितरण के कारण अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को अवैध घोषित करने की सिफारिश की है, अवैध घोषित करने की सिफारिश की है, क्योंकि इन्होंने जो है दासता का इस पॉलिटिक्स में समर्थन किया है। और इसके बाद में अंतिम बात, अरस्तु की समस्त विचारधारा दुराग्रहपूर्ण एवं जातीय अहंकार से उत्प्रेरित है। मतलब अरस्तु की जो ये दासता की विचारधारा है, अरस्तु के जो दासता का सिद्धांत है, वह वास्तविक रूप में देखा जाए तो दुराग्रहपूर्ण एवं जातीय अहंकार से ओतप्रेत है। अरस्तु का दासता का सिद्धांत यदि हम गंभीरता से पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि ये जो उसका दासता का सिद्धांत है जातीय अहंकार से ओतप्रेत है। यहाँ पर अरस्तु ने दासता के सिद्धांत का या दासता का इसलिए समर्थन किया कि ये यूनानी जाति को श्रेष्ठ मानता था, और यूनानी जाति को श्रेष्ठ मानता था, इसलिए इसने दासता का समर्थन किया कि भाई यूनानी कभी दास नहीं बनाया जा सकते, यूनानियों का जन्म ही स्वामी बनने के लिए हुआ है, मालिक बनने के लिए हुआ है। तो ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अरस्तु का जो दासता का सिद्धांत वो जातीय अहंकार से ओतप्रोत है, जातीय अहंकार से परिपूर्ण है, जातीय अहंकार का प्रतीक है, जातीय अभिमान का प्रतीक है, नस्लवाद का प्रतीक है। ये हो गया आपका अरस्तु के दासता के सिद्धांत की आलोचना। तो आप इन 13 बिंदुओं के आधार पर अरस्तु के दासता के सिद्धांत की आलोचना को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत। बेटा, अगर आपको अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत को समझना है तो दासता को समझना ज़रूरी है ना, और दासता के सिद्धांत को समझना है तो नागरिकता के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। कभी कभी कुछ परीक्षाओं में जैसा कि स्नातक स्तर मतलब बीए, स्नातकोत्तर स्तर मतलब एमए, इनके अंतर्गत अरस्तु की दासता और नागरिकता को एक साथ पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है कि अरस्तु की दासता और नागरिकता के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, दोनों को एक साथ पूछा जाता है। 10-10 नंबर का 20 अंक का जो प्रश्न आता है। इसलिए दासता और नागरिकता के सिद्धांत, इन दोनों को आप अच्छे से समझेंगे। दासता का सिद्धांत आज कंप्लीट हो गया और कल हम जो है अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत आपको समझाएंगे। तो मुझे विश्वास है आप अरस्तु के दासता के सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।